हेलो बच्चों, आपको पिछले वीडियो में आपने देखा इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, और क्या कंडीशंस होती हैं कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने की। उसके साथ ही आपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े। मैं ओरली कुछ कैरेक्टरिस्टिक फिर से रिकॉल करा देता हूँ। जो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक थी वो ये थी कि equilibrium is possible only in a closed system at a given temperature. That means at a constant temperature equilibrium can be achieved only in a closed system. दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो थी कि both the opposing process occur at same rate and there is a dynamic but stable conditions. That means forward reaction and backward reaction go hand in hand. The equilibrium seems static, but in actual it is dynamic in nature. That we have already studied. The third property what we studied is like that ki all measurable properties at equilibrium of the system remain constant, like refractive index, melting point, boiling point, and whatever the color of the system, everything will be constant. The next property we studied that equilibrium can be achieved from either of the side. After that we studied when equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of its parameter at a given temperature. That means if equilibrium is achieved, we can say the concentration of each every reactant and every product becomes constant. So these were the some characteristics of equilibrium that we studied. आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी जो आज हमको एक टॉपिक पढ़ना है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ने से पहले जरा बात करी जाए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और वहां से क्या आपको हासिल होने वाला है, क्या मिलेगा आपको लॉ ऑफ मास एक्शन से, वो हम देखेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेज्ड पावर ईच इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो मैंने बोला वो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको यहाँ ये पोर्शन मैं यहाँ पे रफ करूंगा, इस तरफ लेफ्ट में और राइट में आपके फेयर करूंगा। मैं इस तरह से समझाता हूं। मान लीजिए आपका कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन है AA प्लस BB इज फॉर्मिंग CC प्लस DD। ये कोई हाइपोथेटिकल आपका इक्वेशन है, जैसे कि आप लिखते हो अपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखा N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस। अब ये जब बनाता है तो क्या बनाता है, 2NH3 अमोनिया बनाता है। तो ये जो है इसके आगे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं 1 या 3 या 2, इसको सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहे जाते हैं। स्पेलिंग होती है इनकी इस तरह से STOICHIOMETRIC, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पढ़ा जाता है इनको। तो मान लीजिए, मैंने कहा मैं रफ में समझा रहा हूं कि मान लीजिए कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन है AA प्लस BB इज फॉर्मिंग CC प्लस DD। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, कितनी तेजी से ये रिएक्शन हो रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया A, रिएक्टेंट A है, और रिएक्टेंट B, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड विद पावर इक्वल टू देयर सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी इनकी पावर रेज करनी पड़ेगी कितनी, जितना भी उसका सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से हम लिखेंगे, और ये कौन कहता है? ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant raised equal to the power raised with power equal to their stoichiometric coefficient। एक चीज आप समझिए कि ये जो कंसंट्रेशन है, आपने कंसंट्रेशन पढ़ा है कि कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी,
पार्शियल प्रेशर, किसी में भी दिखा सकते हैं। गैसेस को दिखाने के लिए पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल होता है, लेकिन सॉल्यूशन को दिखाने के लिए हम मोलैरिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जो मोलैरिटी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ये N/V के फॉर्मेट में होता है। यानी कि इसका जो यूनिट होती है, N की यूनिट हो गई मोल और वॉल्यूम की हो गई लीटर, मोल्स पर लीटर में होती है। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये मोलैरिटी में भी हो सकता है, मोलैलिटी में भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। तो इसकी यूनिट होती है इस कंसंट्रेशन की मोल्स पर लीटर। तो यहाँ पे वही दिया हुए हैं। तो मैं फिर से आ जाऊं, इक्विलिब्रियम के इस टॉपिक में हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि एट कांस्टेंट, अपनी कॉपी पेन ले करके साथ साथ में लिखेंगे आप, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, rate of reaction is directly proportional किसके बराबर? आप सोचिए एक मिनट के लिए, यहां रफ में जो आपके लिखा हुआ है, is directly proportional to the product of concentration of reactant raised with powers equal to their सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें हम, कोएफिशिएंट्स। अगर हम इसको मैथमेटिकल नोटेशन में दें तो आपको लिखना पड़ेगा कि कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल मतलब अपना थोड़ा सा मनमर्जी का, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल इक्वेशन, क्या AA प्लस BB इज फॉर्मिंग CC प्लस DD। एक नॉर्मल सी इक्वेशन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है जो आपको दिख रही है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, वो कहेगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितनी तेजी से रेट होगा, कितनी तेजी से रिएक्शन चल रहा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी A मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन टू द पावर B और रेज्ड विद पावर स्मॉल a एंड स्मॉल b, ये भी आएगा। तो ये आपका आ गया लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो R इज इक्वल टू कुछ ना कोई कांस्टेंट लगेगा, तो K A टू द पावर स्मॉल a और B टू द पावर स्मॉल b आ जाएगा। वह जहाँ पर A और B जो स्मॉल वाले हैं वो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट हो गया। ये जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर कोई पूछे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ये आपका हो गया रेट कांस्टेंट, ये हो गया रेट कांस्टेंट। इसके यूनिट की बात मैं अभी बात करूंगा। और ये दोनों हो गए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये दोनों के दोनों ऊपर वाले हो गए सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इस रेट कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे तो इसकी यूनिट हो गई मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, इसकी मोल्स पर लीटर, इसकी भी मोल्स पर लीटर। अब जैसे जैसे सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदलेंगे वैसे ही इसकी यूनिट भी बदल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि कभी ये यूनिटलेस भी हो जाए, कोई यूनिट भी ना हो, लेकिन कुछ यूनिट भी हो सकती है। तो इस तरह से लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन समझने के बाद अगर आपको कहा जाए कि लॉ ऑफ मास एक्शन हम अप्लाई करें इक्विलिब्रियम पे, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुकी हो, यानी कि जो हमारा टॉपिक अगला होना चाहिए
वो लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम दोनों एक साथ अगर हम अप्लाई करें, एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम स्टेट, तो क्या समझ में आएगा? मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन समझते हैं जो इक्विलिब्रियम में आ गया हो, कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर चुका हो। तो आपने कहा लेट ए प्लस बी, ये वाला जो इक्वेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ऑलरेडी इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। आप ये मान के चल रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुका है, इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है तो यहाँ यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन साथ साथ चल रहे हैं तो हम यहाँ पर रेट लॉ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। तो देन रेट लॉ नहीं कह सकते, सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन। देन अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, देन अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिखेंगे? तो आप रेट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आर एफ दिखा दीजिए। आर एफ इज इक्वल टू, आप कहोगे कि के एफ, क्योंकि के फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ अलग होगा, ये सॉरी जो आपने इक्विलिब्रियम नहीं रेट कांस्टेंट कहा था, रेट कांस्टेंट ये के एफ हो गया, और यहाँ पे ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी हो गई। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, अगर यही चीज़ फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कहा जाए तो आप कैसे लिखोगे? आप कहोगे बैकवर्ड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट जो था वो प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गया, क्योंकि इधर से इधर रिएक्शन हो रही है। अगर इधर से इधर रिएक्शन हो रही है तो रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट आता है और अब बैकवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2। सिंस आप ही कहते हो कि एट इक्विलिब्रियम के समय क्या होता है? इक्विलिब्रियम के समय होता ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही तो होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा? हो जाएगा के एफ ए टू द पावर ए और बी टू द पावर स्मॉल बी इज इक्वल टू के बी सी टू द पावर सी और डी टू द पावर स्मॉल डी। ये चीज़ हो जाएगी। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो आपके पास आ जाएगा के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर स्मॉल डी होल अपॉन ए टू द पावर स्मॉल ए एंड बी टू द पावर स्मॉल बी। थोड़ी सी मैं बात आपको क्लियर कर दूं कि पीछे जब आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था कि R इज इक्वल टू के टाइम्स ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी, और आपने कहा था ये रेट कांस्टेंट है, तो ये रेट कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है जब तक उसका टेम्परेचर ना बदला जाए। जब तक टेम्परेचर नहीं बदला जाएगा तब तक इस के की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। यानी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए के पर्टिकुलर होगा, यूनिक होगा। तो आपने कहा कि ये के एफ भी, फिर से हम बात करते हैं, आपने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखा, फिर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखा, फिर कहा एट इक्विलिब्रियम आर एफ इज इक्वल टू आर बी, और ऐसा कर दिया। ऐसा करने के बाद जब के एफ अपॉन के बी किया तो दिस अपॉन दिस किया, तो ये कहानी आ गई। अगर ये कहानी आ गई तो आपको पता है कि दिस इज ऑल्सो, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, के एफ भी कांस्टेंट है, के बी भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट आपको एक नया कांस्टेंट मिलेगा और आपने उसका नाम दे दिया के सी। के सी मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लेट के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू के सी, और के सी को आपने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है साहब, के सी। तो अभी आपका जो इक्वेशन है, दिस इंप्लाइज दैट के सी बिकम इक्वल टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर स्मॉल डी होल अपॉन ए टू द पावर स्मॉल ए एंड बी टू द पावर स्मॉल बी। ये हो गई। अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पर
कि एक आपको एक्सप्रेशन मिला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जब लिखा गया तो क्या लिखा गया कि अगर रिएक्शन होमोजीनियस, अगर रिएक्शन ऐसा हो रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन में है, यानी कि ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, तो ये सारे के सारे जो कंसंट्रेशन होंगे वो मोल्स पर लीटर में होंगे। थोड़ी सी बात मैं बता दूं कि अगर रिएक्शन ये सारे के सारे गैसियस फेज में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फेज में है, तब कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर पर सेकेंड जस्टिफाइड नहीं लगती, क्योंकि गैसेस फेज में है। चूंकि मोल्स पर लीटर पर सेकंड बोल गया मैं, आई एम सॉरी, कंसंट्रेशन की तब कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में सही नहीं लगती अगर ये सारे के सारे गैसियस फेज में है होमोजीनियस, तब इनकी कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर में भी हो सकती है। मैं फिर से बता दूं, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सारे होमोजीनियस गैसियस फेज में है तो जो इनकी कंसंट्रेशन है वो मोल्स पर लीटर की जगह पार्शियल प्रेशर्स में भी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में हम इस केसी की जगह एक्सप्रेशन बिल्कुल यही रहेगा, यहां पे बस गैसियस 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 हो जाए, केसी की जगह एक वर्ड केपी यूज करेंगे, वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, केपी यूज करेंगे। उस वक्त इसको किस तरह से एक्सप्रेशन लिखेंगे जरा यहीं पे लिख के दिखाते हैं। आपने लिखा इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट are in gaseous phase, तो यही जो बात है कंसंट्रेशन, तो इस देन कंसंट्रेशन may be written in terms of किसके, in terms of पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है हम ऑलरेडी अपने चैप्टर पहले में डिस्कस कर चुके हैं। तो वही जो केसी है वो केपी बन जाएगा। अभी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा केपी इज इक्वल टू, जहां केसी था वहां केपी हो गया, ऊपर क्या था आपको जरा दोबारा देखिए, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है, नीचे रिएक्टेंट की होती है। केसी लिखते वक्त ऊपर प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की, तो यहां क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी जो सी वाला उसकी कंसंट्रेशन आप पार्शियल प्रेशर ऑफ सी to the power small c partial pressure of d to the power small d whole upon partial pressure of small a to the partial pressure of a, not small a, partial pressure of a to the power small a and partial pressure of b to the power small b। इस फॉर्मेट में आपको kp लिखना है। मैं फिर से दोहरा दूं, ये तभी लिखना है kp अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फेज में हो और गैसेस फेज में और कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में दी हुई हो। आगे बढ़ते हैं इसी के, तो आपको केसी और केपी समझ में आ गया। हमारी 11th क्लास में एक जगह अक्सर आता है कि रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, जो हम यहाँ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है कि केसी क्या है, खूब अच्छे से समझ में आ गया। मैं यानी कि कोई रिएक्शन अगर लिखा है, मैं यहाँ पे आपको कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इस तरह का रिएक्शन लिखा है और आपको केसी लिखना है, तो ऊपर प्रोडक्ट की कर दीजिए, किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की, और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और सबके ऊपर उनकी सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट चढ़ा दीजिए। लेकिन अगर केपी लिखना है तो वही चीजें रहेंगी, बस जो कंसंट्रेशन होगी वो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स रहेंगी। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अभी जो आपका टॉपिक है जो 2 नंबर में आता है अक्सर क्वेश्चन में कि derive relation between KP and KC, ये थोड़ा सा KP and KC, ये KP और KC में क्या कोई रिलेशन है? KP और KC में रिलेशन जानने से पहले एक बार आपको रिकैप्चुलेट करा दूं रफ में कि अगर कोई गैस है, आइडियल गैस है, तो उसके लिए एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है। वो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। अगर कोई गैस किसी पर्टिकुलर स्टेट पे प्रेशर P पे रखी हो, वॉल्यूम V ऑक्युपाई कर रही हो और उस गैस में नंबर ऑफ मोल्स N हो और वो T टेम्परेचर पे रखी हो, तो इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। मैं फिर से बता दूं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसको सारी आइडियल गैसेस ओबे करती हैं।
अगर किसी गैस का कोई गैस T टेम्परेचर पे रखी है, V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है और P प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो P और नंबर ऑफ मोल्स उसके N है, तो PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन है। R जो है एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं रियल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.31 के आसपास होती है, रियल गैस कांस्टेंट। अगर यूनिट बदलेंगे तो उसकी वैल्यू भी बदलेगी। तो PV इज इक्वल टू NRT 4-5 बार बोलिए और याद कर लीजिए कि PV इज इक्वल टू NRT क्या है। PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन है जिसको सारी आइडियल गैसेस ओबे करती हैं। P उसी गैस का प्रेशर, उसी गैस का वॉल्यूम, उसी गैस का टेम्परेचर, उसी गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और R रियल गैस कांस्टेंट होते हैं। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन KP एंड KC में। तो हमने माना यहाँ पे लेट अस कंसीडर इक्वेशन क्या आपकी ये इक्वेशन बन गई AA प्लस BB इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है CC प्लस DD, ये आपकी इक्विलिब्रियम में ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर आपको KC लिखना है देन KC की वैल्यू लिखने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी पड़ेगी। कैपिटल C टू द पावर C, कैपिटल D टू द पावर D, होल अपॉन कैपिटल A टू द पावर A और कैपिटल B टू द पावर B, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी आपकी। और इसी समय अगर मैं कह दूं कि ये सारे के सारे गैसियस फेज में प्रेजेंट हैं, तो गैसेस फेज में प्रेजेंट हैं, तो एक बात आप जानिए कि गैसेस फेज में प्रेजेंट है तो उसका KC भी लिखा जा सकता है और KP भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो उनका केवल और केवल KC ही लिखा जा सकता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कहाँ से लाओगे आप एक्वस सॉल्यूशन का। तो चलिए ये सारे के सारे लेट अस कंसीडर इक्वेशन शुरू में ही लिख देना है गैसेस फेज उसकी, वो गैसेस फेज में, और अब उसका हम KP लिखते हैं। तो KP इज इक्वल टू क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर को स्मॉल p से दिखाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर स्मॉल d, पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर स्मॉल a, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर स्मॉल b। लेकिन आपको हमको पता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, सिंस PV इज इक्वल टू NRT होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो आपको भी पता है कि P इज इक्वल टू कितना होगा, N/V RT होगा। और N/V क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। अगर मैं N, आपने इस N से V को डिवाइड किया, ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर आ गया, तो N/V क्या हो गया, ये कंसंट्रेशन हो गया। अब क्या कर सकते हो आप जरा सोचो तो ध्यान से, अगर आपको लिखना है कहीं पे, यानी ये कंसंट्रेशन हो गया, तो इसका मतलब P इज इक्वल टू, इसको मैं कंसंट्रेशन को C से डिवाइड कर दूं, डिनोट कर दूं, तो CRT हो गया। C मतलब यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन का नाम दिया, जिसको कंसंट्रेशन को मैं स्क्वायर ब्रैकेट से, कंसंट्रेशन ऑफ C लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाना है, कंसंट्रेशन ऑफ D लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाना है, तो पक्का हो जाएगा कि ये कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। यानी कि P की जगह मैं ऐसी चीज लिख सकता हूँ ये थर्ड इक्वेशन में। तो फ्रॉम सेकेंड और थर्ड से क्या दिखता है, सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड से क्या दिखता है, दिखता है कि इस KP को हम लिख सकते हैं कि KP इज इक्वल टू, ये जो PC था, P की जगह उसी का कंसंट्रेशन RT, तो PC की जगह C का कंसंट्रेशन R और T, और इस पूरे की पावर स्मॉल c, इस पूरे की पावर स्मॉल c। इसी तरह से आप ये PD की जगह क्या लिख सकते हो, इसको यूज करते हुए उसकी कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसकी, D की, तो D की कंसंट्रेशन और RT और इस पूरे के ऊपर स्मॉल d लिख सकते हो। इसी तरह से ये अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ A लिखना है तो A की कंसंट्रेशन, देखिए खुद ही देखिए, P मतलब कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T, तो P मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू R इंटू T, और उसकी पावर जो है वो है। उसी तरह से B के लिए B की कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T टू द पावर स्मॉल b। अब आपको लिखना है तो आप लिखोगे KP इज इक्वल टू, ये CDAB अलग कर लोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, D टू द पावर दिख रहा है आपको, D बाहर निकाल दिया आपने, A टू द पावर स्मॉल a और B टू द पावर स्मॉल b हो गया, दिख ही रहा है आपको पूरा का पूरा। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या बचा, आपने कहा ये RT, पूरे RT की पावर C, पूरे RT की पावर D, पूरे RT की पावर ये, तो मैंने RT कॉमन ले लिया
और आर टी कॉमन लिया, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो ऐड हो गए सी प्लस डी, और जो नीचे डिवाइड होने वाले हैं वो माइनस में चले गए, ए प्लस बी, वो माइनस हो गए, माइनस ए माइनस बी हो गए, सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ये दिख रहा है आपको। इस चीज को अगर मैं लिखूं तो ये क्या चीज हो गई, आपने कहा ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो ये तो केसी है, तो इसका मतलब ये हो गया के पी इज इक्वल टू के सी, और यहां पे हो गया आर टी, और ये वैल्यू आ गई आपकी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अगर मैं c प्लस डी माइनस ए प्लस बी को डेल्टा एन मान लूं, अगर मैं यहां पे c प्लस डी माइनस ए प्लस बी को डेल्टा एन मान लूं, तो डेल्टा एन क्या कहा जाएगा वो बाद में, ये इक्वेशन हो जाएगी के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। ये जो आपको एक्सप्रेशन अभी अभी दिखा है सॉरी, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, यही के पी और के सी में रिलेशन है, जहां पर डेल्टा एन सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेस। तो आप ये कह सकते हो वेयर डेल्टा एन इज डिफरेंस ऑफ, आप ये कह सकते हो कि डेल्टा एन इज क्या, आप डेल्टा एन को इक्वल भी कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अगर कोई गैसियस फेज में नहीं होगा, कोई एक उसमें से एक आध दो, तो वो यहां पे काउंट नहीं होगा। तो ये हमारा ये जो है आया, ये केपी और केसी में रिलेशन आया, जो आपको जानना जरूरी है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है, अगर हम एक एग्जांपल लें कि केपी और केसी में डेल्टा एन बताइए, तो आप जैसे कि मान लीजिए मुझे एक कैलकुलेट करना हो, आप इसी रफ में आप कैलकुलेट हम करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए आपका एक ये रफ लिया हमने और एक इक्वेशन लिखी आपने कि यही जो N2 वाली लिख रहे थे, N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस, और ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही थी 2 एमोनिया। ये एमोनिया की फॉर्मेशन हेबस प्रोसेस से होती है, आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर डेल्टा एन कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा एन आपने कहा गैसियस में जो प्रोडक्ट में है तो 2, टोटल 2 हुए, माइनस रिएक्टेंट में जो भी गैसियस है उनका सम कर देना है, तो 3 + 1, यहाँ पे 3 और यहाँ 1 यानी 4, ये डेल्टा एन की वैल्यू -2 आ गई। तो आपको इस तरह से जानना है कि डेल्टा एन कैसे निकालते हैं। तो ये डेल्टा एन की मतलब समझ में आ गया। अगर इसमें से कोई गैसियस फेज में ना होता तो हम इसको इग्नोर कर देते, यहाँ पे वो काउंट में नहीं लेते, तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स में हम बात करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। अभी आपको ये समझ में आया कि केसी और केपी में रिलेशन क्या होता है। अब जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स, ये हम आप नोट्स बनाएंगे, मैं वर्बली आपको डिफाइन कर दूंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, इक्विलिब्रियम कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम को। लेकिन उससे पहले, इफेक्ट करने से पहले आपको एक लॉ पढ़ना है, एक प्रिंसिपल पढ़ना है। उस प्रिंसिपल का नाम आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ये उसी केमिस्ट के नाम से मशहूर है, जिसको हम पढ़ते तो ली शैटलियर प्रिंसिपल है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन कई लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल भी कहते हैं, वो भी दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कोई ऐसा नहीं है, ये रशियन नेम है। ली शैटलियर प्रिंसिपल इज द नेम। तो ये ली शैटलियर प्रिंसिपल हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल को समझने से पहले थोड़ा सा मैं रफ आपको बता दूं कि कहता क्या है ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ध्यान से, एकदम ध्यान दीजिए, कि मान लीजिए कोई इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। मान लीजिए इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है और इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं। मान लीजिए इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, कैसे, ए प्लस बी
रिएक्ट होकर के बना रहे हैं CC और DD और इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी तेजी से हो रहा है उतनी तेजी से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। और उस समय आप उस सिस्टम में थोड़ी सी C की कंसेंट्रेशन बाहर से लाके बढ़ा दें तो आपने इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा, या इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, या टेम्परेचर ना बढ़ाएं इसका प्रेशर बढ़ा दें, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम नहीं रह जाएगा, किसी पर्टिकुलर एक ही तरफ रिएक्शन होने लगेगा। और जब पर्टिकुलर एक ही तरफ रिएक्शन होने लगे तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया अगर आपने इसमें से कोई भी चेंज किया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको इंपोज करके इक्विलिब्रियम बिगाड़ा जा सकता है। उसमें चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, बहुत सारी चीजें हैं। इनर्ट गैस का एडिशन कर दीजिए, तो ऐसा ये सारी चीजें, यानी कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट में से किसी की बदल दीजिए या प्रोडक्ट में से किसी की बदल दीजिए तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, या तो ये फॉरवर्ड होने लगेगा या तो बैकवर्ड होने लगेगा, या तो फॉरवर्ड रिएक्शन ही होने लगेगा और या तो बैकवर्ड रिएक्शन ही होने लगेगा। इसी तरह से टेम्परेचर बदल दीजिए, प्रेशर बदल दीजिए, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन की तरफ या तो इधर होने लगेगा या तो इधर होने लगेगा। तो ली चैटलेट प्रिंसिपल कहता क्या है? ली चैटलेट प्रिंसिपल ये कहता है कि इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद अगर आप कोई भी चेंज इंपोज करते हो तो इक्विलिब्रियम अपने आप को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिससे वो जो आपने इंपोज किया इफेक्ट वो अंडू हो जाए। मैं फिर से बता दूं, अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट प्रिंसिपल, इफ एनी चेंज और एनी factor is imposed at the stage of equilibrium, then the system will shift itself, the equilibrium will shift itself to that direction which will undo the effect, यानी कि जो उस इफेक्ट, जो इफेक्ट ऑफ चेंज है उसको काउंटर कर सके। अब काउंटर कैसे कर सकेगा, जरा एक एग्जांपल देखिए, फिर हम ली चैटलेट प्रिंसिपल की डेफिनेशन भी लिखेंगे और फिर समझेंगे भी। मान लीजिए इक्विलिब्रियम है और आपने बाहर से इक्विलिब्रियम में, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर चल रहे हैं, जितनी तेजी से फॉरवर्ड चल रहा है उतनी भी तेजी से बैकवर्ड भी चल रहा है। आपने बाहर से लाके C डाल दिया, इसका मतलब C की कंसंट्रेशन बढ़ गई। बाहर से लाके C डाल दिया तो C की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे बढ़ी हुई कंसंट्रेशन C की खत्म हो जाए, अंडू करेगा ना। तो आपने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम इसको घटाएगा, तो घटाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, इधर से इधर होगा तभी तो घटेगा, इधर से इधर होगा तो फॉरवर्ड हो जाएगा ना, तब तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन विल, यानी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से अगर मैं D की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो फिर से इक्विलिब्रियम, ली चैटलेट प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे D की कंसंट्रेशन घटाई जा सके। आपने बढ़ाई थी तो इक्विलिब्रियम फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर डायरेक्शन इस तरफ से यहां हो, यहां से यहां हो तो इसकी कंसंट्रेशन घटेगी। इसी तरह से अगर मैं B की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसी तरह से अगर मैं B की कंसंट्रेशन घटा दूं, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन घटा दूं तो इक्विलिब्रियम इधर से इधर शिफ्ट होने लगेगा, तो बढ़ाने लगेगा। अगर मैं B की कंसंट्रेशन घटा दूं, एक मिनट के लिए सोचो, मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं रिएक्टेंट की में से किसी की भी कंसंट्रेशन घटा सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, 2 केस ये हो गए। प्रोडक्ट में से किसी की भी कंसंट्रेशन घटा सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, तो 2 केसेस यहां पे हो गए। तो कंसंट्रेशन में ही 4 केसेस बनेंगे, कंसंट्रेशन में ही 4 केसेस बनेंगे। तो इक्विलिब्रियम इस तरफ से शिफ्ट होगा ताकि उस कॉज को अंडू कर सके। हमने A की कंसंट्रेशन मान लीजिए घटा दी, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद घटा दी, घटाने को मैं डाउन एरो से शो कर रहा हूं, एग्जाम में डाउन एरो और अप एरो नहीं शो करना है, लिखना है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डिक्रीज्ड तो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इटसेल्फ दैट डायरेक्शन व्हिच विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ A। आपने तो घटा दी, अब उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर वो बढ़ाए, तो बैकवर्ड रिएक्शन विल takes place, or you can say equilibrium will shift in backward direction. The correct statement is like that. So let us discuss. First we will discuss Lee Chatelier principle. So according to Lee Chatelier principle, what at equilibrium if what, if change in any factor, if change in any factor is imposed on equilibrium, then
then equilibrium will shift itself to that direction which will undo the effect, external cause। तो जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। तो जो सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन चेंज करते हो तब क्या होगा। तो मैं तो इसको आपको ऐसे ही जनरल बताऊंगा, आपको स्टेटमेंट लिखने हैं। इसमें पहला केस क्या, पहला केस आपका जो मान लीजिए आपका एक इक्वेशन है ए प्लस बी सी बना रहा है और डी बना रहा है। तो पहला केस क्या होगा, पहला केस ये होगा कि ए की कंसंट्रेशन, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इसको, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे नहीं दिखाएंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका यहाँ पे अलग है, आप नोट्स अलग बनाएंगे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, यानी या तो ए की बढ़ा दी या तो बी की बढ़ा दी। अब बढ़ा दी तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि इसकी कंसंट्रेशन घटनी चाहिए। तो घटेगा कब, जब ये फॉरवर्ड में होगा, जल्दी खत्म होगा। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड में। ये एक फॉरवर्ड का साइन, इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगा, किधर, फॉरवर्ड में। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटा दी, इसमें से किसी की कंसंट्रेशन कम कर दी, ऐसे एरो से नहीं बनाना है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये केवल पढ़ाने का तरीका है। इसमें से ए या बी की कंसंट्रेशन घटा दी तो अब ये बढ़ाना चाहेगा इसकी कंसंट्रेशन। बढ़ाने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इटसेल्फ टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इटसेल्फ टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में से सी और डी में से किसी की कंसंट्रेशन में बढ़ा दूं, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इटसेल्फ टू दैट डायरेक्शन व्हिच विल डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो डिक्रीज किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटा दूं, इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होने के बाद, तो इक्विलिब्रियम इस स्टेट में जाएगा कि वो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा सके। बढ़ाएगा कब, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहां से यहां बन सके, यानी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इटसेल्फ टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो कॉज है वो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अगर कोई रिएक्टेंट है, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अचीव हो चुका है और उसमें आप प्रेशर घटाए बढ़ाएं तो क्या होगा। तो मैंने आपको कहा कि दूसरा जो आपका है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो जरा प्रेशर हो तो उस केस में क्या होगा। प्रेशर को पढ़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि रिएक्शन में अलग अलग कहानियां होंगी। रिएक्शन जैसा होगा उस तरह से होगा, वो डिपेंड करेगा कि गैसियस नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, क्या होगा कहानी। तो मैंने कहा कि मान लीजिए आपने प्रेशर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नहीं बढ़ा सकते। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक सिस्टम में, एक ही कंटेनर में रह रहे हैं। आप जब प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट का भी बढ़ाओगे और प्रोडक्ट का भी बढ़ाओगे। किसी एक का तो चुनिंदा करके किसी एक का प्रेशर नहीं बढ़ा सकते। आप बढ़ाओगे तो सबका बढ़ेगा, घटाओगे तो सबका घटेगा। इसलिए यहाँ पे दो ही केस होगा, एक बार प्रेशर इंक्रीज करोगे और एक बार प्रेशर डिक्रीज करोगे। लेकिन केस क्या हो सकते हैं जरा देखिए। मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें दो केस होंगे। मान लीजिए आपने प्रेशर इंक्रीज किया, आपने पहला केस लिया
और प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज्ड, तो रिएक्शन देखना पड़ेगा कि कैसा है। वो रिएक्शन कैसा है आपको मैंने एग्जांपल लिया, मान लीजिए रिएक्शन है 4NH3 गैसियस, जरा देखिएगा ध्यान से, प्लस 5O2 गैसियस, और ये इक्विलिब्रियम में है साहब 4NO गैसियस प्लस 6H2O गैसियस। आपने इसका प्रेशर इंक्रीज किया, इसी केस का प्रेशर इंक्रीज किया, तो आपको देखना है कि जो रिएक्शन है उसमें ये कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स 9, सभी के सभी गैसियस हैं तो केवल गैसियस वाले ही काउंट होंगे, और प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10। इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। आपको पता है कि जितना नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस फेज, ये हम जानते हैं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है, वो कहता है जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतना ही वो गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है तो 9 मोल से 10 मोल बन रहा है, यानी प्रेशर इंक्रीज होता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है तो 10 मोल से 9 मोल्स बन रहा है, इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। यहां पे केस में आपने प्रेशर इंक्रीज किया, सो ली चैटलियर क्या चाहेगा, प्रेशर को डिक्रीज कराना, तो डिक्रीज कराना चाहेगा तो ऑफ कोर्स बैकवर्ड होगा, अगर फॉरवर्ड जाएगा तो प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा। आप खुद प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि जब कभी भी प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स देखने पड़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो ये घटाना चाहेगा तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। यहां पर अगर आप इसी केस में प्रेशर डिक्रीज करते हो, इसी केस में अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया तब क्या होगा जरा सोचिए। प्रेशर आपने डिक्रीज किया तो प्रेशर आपने इसी केस में डिक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि प्रेशर बढ़े, ली चैटलियर प्रिंसिपल चाहेगा कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो कि प्रेशर बढ़े, तो 9 से 10 बनाना चाहेगा, तो अभी ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसा है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम है और प्रोडक्ट ज्यादा है और प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जो थर्ड इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। जो थर्ड है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लिख रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। यहां पे भी जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो सेलेक्टिवली किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नहीं चेंज कर सकते। जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो किसका चेंज करोगे जी, पूरे सिस्टम का चेंज होगा। जब आप चेंज करोगे तो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा, और जब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, या तो वो प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये कैसे तय होगा, ये डिसाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में एक्सोथर्मिक आपने लिया, एक्सोथर्मिक लिया, तो एक्सोथर्मिक में आप जानते हो क्या, एक्सोथर्मिक केस में क्या होता है कि आपका A प्लस B बन रहा है और यहां पे C प्लस D बन रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है और साथ में हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अगर ये फॉरवर्ड है तो एक्सोथर्मिक हो गया। यहां पे जो डेल्टा H की साइन होती है वो निगेटिव होती है, ये भी पहचान है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H निगेटिव होता है। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए तो ये एक्सोथर्मिक है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए यही रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि C प्लस D हीट खा करके तब A प्लस B बना रही। खैर, ये रिएक्शन ऐसा है एक्सोथर्मिक। अब आपने क्या किया साहब, आप टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हो एक्सोथर्मिक का, पहला केस लिया, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हो और टेम्परेचर घटा भी सकते हो। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगा कि टेम्परेचर घटा सके। आपने टेम्परेचर बढ़ाया पूरे सिस्टम का तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा कि टेम्परेचर घटा सके। इधर हीट दे रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर हीट खा रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इटसेल्फ टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। फिर से बता रहा हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
तो हीट निकल रही है। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया पूरे सिस्टम का, तो इक्विलिब्रियम अंडू करेगा इफेक्ट को, यानी जो टेम्परेचर आपने बढ़ाया है उसको घटाने की कोशिश करेगा। घटेगा कब? जब ये हीट खाएगा। हीट खाएगा कब? जब ये C+D मिलके हीट खाएंगे और बैकवर्ड डायरेक्शन में हो, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसी में अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया, एरो का मतलब यहाँ कम कर दिया, आप अपने नोट्स में ऐसे नहीं लिखेंगे, टेम्परेचर कम कर दिया। अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर वो इस इफेक्ट को अंडू कर सके, यानी वो टेम्परेचर को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कब? जब हीट निकलेगी। तो हीट कब निकलेगी? जब ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। जब ये डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, तब हीट निकलेगी और ये कहानी होगी। इसी के उलट अगर यही प्रोसेस एंडोथर्मिक होती तो एंडोथर्मिक की क्या पहचान होती है कि यहाँ पे A+A B+B ये हीट खा करके तब प्रोडक्ट देते हैं, तब प्रोडक्ट देते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो डेल्टा H का साइन है वो पॉजिटिव होता है, रिएक्शन के बगल में लिखा होता है डेल्टा H का साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे भी दो केसेस बन सकते हैं। क्या? आप यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे टेम्परेचर को कम कर सके। कम किधर होगा? जहां हीट खाए। तो हीट खा कहां रहा है? जब A+B हीट खा करके C+D बना रहे हैं, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन क्यों बोले, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब कि आपने टेम्परेचर घटाया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि टेम्परेचर बढ़े। टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब हीट बनेगी। और हीट कब बनेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तभी तो C+D मिलकर के A+B बनाएंगे और हीट देंगे। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सके। तो ये आपका समझ में आ गया कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे क्या असर करता है। अगला है कि इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अगर आप कोई ऐसी इनर्ट गैस, जैसे कि इनर्ट गैस आप जानते हो, आपकी इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन को लिया जाता है, तो वो क्या करेगी? अब हम जानते हैं कि ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती नहीं है। तो ये जब भी कोई पूछे कि इनर्ट गैस के डालने पर क्या होगा, तो इनर्ट गैस को डालने पर क्या होगा? वो इन्वॉल्व ही नहीं होगी और सबका पार्शियल प्रेशर उतना ही बना रहेगा। तो किसी भी तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा, ना कोई ना वॉल्यूम चेंज होगा उसका, मतलब ना उसका मोलर कंसंट्रेशन चेंज होगा, ना पार्शियल प्रेशर चेंज होगा। इसलिए इट विल नॉट इफेक्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी तरह से कोई बोले कि अगर कैटलिस्ट हम डाल दें, तो कैटलिस्ट का भी कोई इफेक्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर नहीं होता है। कैटलिस्ट एक ऐसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, और ये चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जितना इन्फ्लुएंस करता है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए कैटलिस्ट डालने पर भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होता, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये दो फैक्टर्स जो लास्ट में मैंने बताए कि इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उसका कोई इफेक्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर नहीं होता। तो यहां पर आपका आज का टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे सॉल्यूशन का। दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर सपोज टू स्टडी, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सपोज टू कम फ्रॉम दैट area. So be attentive in next video, be regular, watch my videos regularly, uninterrupted। एक ही स्टेप में बैठिए और देख डालिए, और बुक से पढ़ करके, वीडियो देखने के बाद बुक पढ़नी बहुत बहुत ज़रूरी है। आप बुक पढ़िए, जो भी आपके पास NCERT की बुक है, NCERT की बुक के साथ आप रिफ्रेशर भी पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।